नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपना तीसरी क्लास शुरू कर रहे हैं इस अध्याय की। पहले क्लास में हमने भौतिक गुणधर्म, जो धातु या अधातु, उनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। रासायनिक गुणधर्मों की शुरुआत की थी। दूसरे अध्याय में हमने रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पूरे विस्तृत तरीके से पढ़ा। ठीक है, अब तीसरी क्लास आ जाती है तो इसमें हम पढ़ेंगे जो धातु है वो अधातु से किस प्रकार क्रिया करते हैं और धातुओं को प्राप्त कैसे करते हैं, धातु कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसी क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पढ़ने के लिए आप पहले पूरी तरह से तैयार हो जाओ। अब एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि जो पिछले क्लास जो हमने ली है उनको एक बार अच्छी तरह से इस क्लास को शुरू करने से पहले रिवीजन कर लिया करें, ताकि उन्हीं का उपयोग दोबारा बार बार पाठ के जो शुरुआत में जो भाग होते हैं उनके उपयोग बार बार इस आगे वाले पाठों टॉपिकों में होता रहता है, बार बार उपयोग होता है, पिछले पाठों का भी उपयोग होता रहता है। तो एक बार उनको थोड़ा नज़र में निकाल लें ताकि यह चीज़ें आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या धातु अधातु से किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार जुड़ते हैं, किस प्रकार अलग होते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है पहले, लेकिन उसी का वापस दोहराना हो रहा है। किस प्रकार हो रहा है ये चीज़ें अब मैं बताऊँगा। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहना है और ज़्यादातर अपने साथियों हैं उनको भी शेयर कर लो ताकि वो भी इस क्लास का आनंद उठाए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। धातुओं की अधातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रिया होती है, वो इससे किस प्रकार जुड़ते हैं और नए संगठन कैसे संगठनात्मक हमें प्राप्त होते हैं। तो हमने संयोजन नाम सुना है पहले, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो यह जो धातु और अधातु है ये हमेशा संयोजन अभिक्रिया के रूप में जुड़ते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा है कि दो धातुओं या दो जो पदार्थ है तत्वों का एक दूसरे से जुड़ना क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। लेकिन इसमें कौन कौन जुड़ रहे हैं, एक धातु जुड़ रहा है और दूसरा कौन जुड़ रहा है, अधातु। कैसे जुड़ रहा है ये चीज़ें भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पे, तो ये संयोजन के माध्यम से नए यौगिक बनाते हैं। अब एक धातु हम ले लें, जैसे ले लिया सोडियम ले लिया। ठीक है, सोडियम धातु ले लिया। अब दूसरा ले लिया क्लोरीन, ये क्या ले लिया, अधातु। अब ये किस प्रकार जुड़ रहे हैं इस चीज़ को देखिए। अब सोडियम और क्लोरीन आपस में बंध बनाते हैं तो ये किसका आदान प्रदान करते हैं, मतलब आपस में संबंध कब बनते हैं, जब एक दूसरे कुछ लेन देन होता है तब रिश्ते बनते हैं। तो ये भी आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तभी इनके बीच में क्या बन रहा है, बंध बनता है। तो लेन देन किसका करते हैं, लेन देन इनके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इसके न्यूक्लियस में होते हैं, केंद्रक में होते हैं, इनके बाहर क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये किसका लेन देन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। अब किस प्रकार करते हैं, कितना लेन देन होगा कितना नहीं होगा, यह इनके परमाणु विन्यास पर निर्भर करता है और संयोजकता पर निर्भर करता है। इनकी संयोजकता कितनी है, जुड़ने के लिए, लेन देन के लिए कितना इनके पास उपलब्ध है, इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है, उसी के आधार पर यह अपना संबंध बनाते हैं। ठीक है, तो इसके पास कितना उपलब्ध है, इसकी संयोजकता कितनी है, तो वो हम परमाणु विन्यास से ज्ञात करेंगे। तो परमाणु विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको स्पेशल क्लास लेके इस बारे में बहुत कुछ बता दिया। जिसने नहीं देखी है स्पेशल क्लास, पहले वो स्पेशल क्लास को अच्छी तरह से देखें ताकि ये जो संयोजन है ये आसानी से समझ में आए, अच्छी तरह से समझ में आए, ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, अब इसको मैं दोहरान कर रहा हूँ, परमाणु विन्यास को कैसे होते हैं परमाणु विन्यास। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के बाहर कक्षाएं बनी होती है, किसी भी परमाणु के बाहर कक्षाएं बनी होती है। वो कैसी कक्षाएं होती है, जैसे यहाँ पर क्या है, परमाणु है, इसके बाहर क्या है, एक कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, फिर चौथी कक्षा। अब जितना परमाणु का क्रमांक होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कक्षाओं की संख्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यह पहली कक्षा है, यह दूसरी कक्षा, यह तीसरी, यह चौथी। इनको अंग्रेजी वर्णमाला में भी नाम देते हैं। पहली कक्षा को के कहते हैं। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ। दूसरी कक्षा को क्या कहते हैं, एल कहते हैं, के एल। तीसरी कक्षा को क्या कहते हैं, एन कहते हैं, एम कहते हैं। और चौथी कक्षा को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। इस तरह कक्षाएँ ये बढ़ती जाती है। हमें इतनी ही पढ़नी है, इससे आगे हम नहीं ज़्यादा विस्तार से जाने नहीं है। इस क्लास में जितना है
उतना ही पढ़ो, क्योंकि इस तरह निर्धारित किया गया है कि इस क्लास में इतने तक पढ़ोगे उतना ही समझ पाओगे। ठीक है, तो अपनी समझ के आधार पर इनको निर्धारित किया गया है। जैसे जैसे उच्च अध्ययन में जाएंगे 10वीं में, 10वीं के बाद हम इधर भी जा सकते हैं, आर्ट्स में भी जा सकते हैं, साइंस में भी जा सकते हैं। इसीलिए दोनों के लिए जितना काम का है उतना ही पढ़ाया जा रहा है। तो हमें यहाँ तक ही जाना है, ऐसे आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे पता करेंगे, तो जितना परमाणु का क्रमांक होगा वो परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। किसके? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। और दूसरा प्रोटॉन की संख्या के। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, तो इन दोनों की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जितनी प्रोटॉन की संख्या है, उतना ही क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। अब परमाणु क्रमांक, जैसे सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। तो प्रोटॉन क्या होते हैं, इसके केंद्रक में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, हमें इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन कितने, 11। अब इनका इन कक्षाओं में कैसे भरेंगे, तो इन कक्षाओं में भरने के लिए एक सूत्र बनाया गया है जो है 2n², जिसको क्या कहते हैं, 2n²। कक्ष भरने का सूत्र क्या है, 2n²। क्या बना है, 2n²। n का मतलब नंबर ऑफ क्लास, कक्षाओं की संख्या। जैसे पहली कक्षा तो n का मान 1, दूसरी कक्षा n का मान 2, तो पहली कक्षा में कितने आ जाएंगे। ठीक है, अगर n बराबर 1 हो जाए तो पहली कक्षा में क्या हो जाएगा, 2 गुणा n का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। दूसरी कक्षा में तो n बराबर अगर 2 हो जाए तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 2 8, ये दूसरी कक्षा में आ जाएंगे। तीसरी की बात करें तो 3 और 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 गुणा 2 18। इसी तरह कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब संख्या समाप्त हो जाती है और लास्ट कक्ष में बच जाता है कि ये लास्ट कक्ष आ गया, तो लास्ट कक्ष में हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहती है, 8 ही भरी जाएगी, इससे ज़्यादा भरी नहीं जाएगी। तो ये बातें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, तो लास्ट कक्ष में हमेशा कितनी भरी जाती है, 8 भरी जाती हैं। अब यहाँ पर सोडियम की बात कर रहे थे, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना था, 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 11 है। ठीक है, तो 11 है तो 2 कहाँ भरेंगे, पहले वाले कक्ष में। पीछे कितने रह गए, 11 में से 2 गए, 9 पड़े हैं। दूसरे कक्ष में कितने भरने हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए। अब एक और बच रहा, कहाँ ले जाएंगे, तीसरी कक्षा में ले जाएंगे, तो ये तीसरी कक्षा में ले गए। अब यहाँ पर एक बात आती है, संयोजकता। क्या शब्द आता है, संयोजकता। तो ये तो इसका हो गया परमाणु विन्यास। पहले में कितने भरे, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ठीक है, अब बात आती है संयोजकता। अब संयोजकता किसे कहते हैं, ये चीज़ें मैंने स्पेशल क्लास में बताई है, फिर बता रहा हूँ। वह इलेक्ट्रॉन की संख्या जो त्यागते हैं और जिनका ग्रहण करते हैं। मतलब वह इलेक्ट्रॉन की संख्या जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और जिनको ग्रहण किया जाता है। किसी भी परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, उस संख्या को क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता। संयोजकता मतलब संयोजन करना, उतने बंध बनाना, उतने आपस में परमाणुओं को ऐड करना। ठीक है, तो संयोजकता सोडियम की कितनी होगी, सोडियम ने 2 कक्ष तो पूरी तरह भर दिए, जो पूरी तरह भर दिए उनका तो उसके साथ कोई लेना देना नहीं। जो नहीं भरे जाते हैं, खाली रह जाते हैं, ठीक है, उनका संयोजकता पर प्रभाव पड़ता है। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भरने के लिए कितने चाहिए, बाहरी कक्ष में 8 होने चाहिए, तो 7 और चाहिए। ये बाहरी कक्ष हो गया इसका, इसमें 7 और चाहिए, तो 7 चाहिए, तो 7 लाना है। और अगर देना पड़े, इसको खाली करना है, तो ये पूरा भरा हुआ रह जाएगा, और खाली करना पड़े तो 1 देना है। ठीक है, तो देते हैं तो हमारे पास प्लस का चिन्ह आता है, और लेते हैं तो हम ऋणी हो जाते हैं, और ऋणी होते हैं तो माइनस का चिन्ह लगता है। ठीक है, अवश्य बदल जाता है। अब इसमें 7 लेने के लिए ऊर्जा ज़्यादा कम चाहिए या 1 को देने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, तो
7 को लेने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा ज़रूरत पड़ेगी, और 1 देना है तो हम कम ऊर्जा में दे देंगे, किसी को डोनेट कर देंगे। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल देता है। तो बाहर निकालता है तो क्या हो जाता है, तो ये सोडियम था, सोडियम के ऊपर प्लस का चिन्ह आ जाता है, और ये सोडियम था, ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसके ऊपर प्लस का चिन्ह आ जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देता है, त्याग देता है। तो त्यागता है तो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा, जिसको ज़रूरत होगी वो करेगा। अब दूसरी बात आती है क्लोरीन की। क्लोरीन के पास कितने, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, ठीक है। तो 17 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 17 होगी। पहले कक्ष में कितने भरे जाएंगे, 2, दूसरे कक्ष में कितने भरे जाएंगे, 8, तीसरे कक्ष में, अब 2 8 10 हो गए, तीसरे कक्ष में कितने बच जाएंगे, 7, तो तीसरे कक्ष में हो जाएंगे 7। लेकिन ये तीसरा बाहर वाला कक्ष हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, और बाहरी कक्ष में भरने के लिए उसको कितने चाहिए, 8, तो इसके पास बाहरी कक्ष में कितने, 7। तो ये या तो 7 को त्यागे या एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपना कक्ष क्या करना है, पूरा करे, ठीक है। तो 7 त्यागने में उसको ज़्यादा जोर पड़ रहा है, 1 लेने में तो कहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ये ग्रहण कहाँ से करेगा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने में अपने लेके बैठा है इलेक्ट्रॉन, भाई को ले जाओ, और इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, तो ये आया और इससे क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो सोडियम जो है इसके पास प्लस का चार्ज था, ठीक है, और क्लोरीन है, इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कैसा चार्ज आएगा, माइनस। तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल, मतलब उदासीन हो जाते हैं। और इसको एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इसके पास चला जाता है, और इसके बाहरी कक्ष में कितने हो जाते हैं, 8 पूरे हो जाते हैं। और इस तरह यह इलेक्ट्रॉन के आपस में लेन देन से अपना संबंध बना देते हैं, और किसका निर्माण करते हैं, NaCl का निर्माण करते हैं। बात आई समझ में। तो इस तरह धातु और अधातु आपस में जुड़ते हैं, ये धातु था, ये अधातु था, आपस में संयोजन करते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के पास कितने हैं, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, तो 12 होंगे तो बाहरी कक्ष में कितने हो जाएंगे, 11 में 1 था तो बाहर में कितने हो जाएंगे, 2। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए कोई 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है, भले ही एक कोई एक और ले जाए, एक वो ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर कौन आ जाते हैं, क्लोरीन कितने आ जाते हैं, 2 क्लोरीन आ जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, तो क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए। तो यह इसके साथ संबंध बना के क्या बना देता है, MgCl2 बना देता है, क्योंकि 2 क्लोरीन इससे जुड़ गए। अब एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन देने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन, और भरने के लिए 5 चाहिए, तो 5 लाने में ज़्यादा जोर पड़ रहा है, तो 3 ये क्या कर देता है, दान त्याग देता है। तो त्यागने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितने क्लोरीन आ जाते हैं, 3 क्लोरीन आ जाते हैं। तो इसीलिए इसका अणु सूत्र क्या बन जाता है, क्लोरीन 3 इससे जुड़ेंगे तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है। इसी प्रकार धातु और अधातु आपस में क्या करते हैं, जुड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस प्रकार इनका संयोजन होता है। अब इसके बारे में कुछ इनके भौतिक गुण हैं, ठीक है, वो उनके बारे में हमें पढ़ते हैं, ठीक है। वो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और टाइम भी कम खर्च हो, कम समय में ज़्यादा सीखना, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में। तो पहले इस लाइन को थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये क्या बता रहा है जो हमने इससे पहले पढ़ा है, ठीक है। तो धातु और अधातु किस प्रकार जुड़े हैं, तो धातु और अधातु जो है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जुड़े हैं। इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान गया है, लेन देन हुआ है, या इसको स्थानांतरण भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उनका आपस में संबंध हुआ है, यौगिक बना है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने। और दूसरा इनको नाम दिया आयनिक यौगिक। आयनिक क्यों कहा, इलेक्ट्रॉन एक क्या आयन है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, आवेश होता है, ठीक है। तो वह उसके आयनिक होने के कारण इसको आयनिक यौगिक कहते हैं। दूसरा जो नाम है यह है वैद्युतिक यौगिक। वैद्युतिक यौगिक क्यों कहता है, क्योंकि यह आसानी से अलग नहीं होते, क्योंकि इनके बीच में बहुत कड़क बंध होता है, बहुत मजबूत आकर्षण बंध होता है। जो माइनस और धनायन जो है इनके बीच में मौजूद आकर्षण बंध के कारण यह देश आसानी से अलग नहीं होते। इनको अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विद्युतीय अपघटन का उपयोग किया जाता है, इसलिए इनको वैद्युतिक यौगिक नाम दिया है, ठीक है। अब इनके गुणधर्मों पर चर्चा करते हैं। पहले गुणधर्म है भौतिक गुणधर्म। धन व ऋण आवेशित आयनों के मध्य कैसा होता है, मजबूत आकर्षण।
यह भौतिक गुणधर्म है। पहला देखिए भौतिक प्रकृति है इनकी, ठीक है। तो धन व ऋण, एक प्लस का एक माइनस का है, एक धन और ऋण, इनके बीच में आकर्षण जो होता है ये आपस में जुड़े हैं। क्यों? ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट में, चुंबक में, ठीक है। तो जो नॉर्थ पोल होता है वो साउथ को मतलब एक दूसरे से कैसे आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, नॉर्थ और साउथ। आगे आप 10वीं क्लास में आगे जो पढ़ोगे तो वो भौतिक विज्ञान में आपके आएंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है। तो उसी प्रकार आपस में आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार ये भी आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा लाइट, हम जब नज़दीक जाते हैं तो वायर हमें अपनी ओर खींच लेता है, तो वो आकर्षित क्यों करता है, ठीक है। उस आकर्षण, ऐसा आकर्षण होता है इनके मध्य में भी, धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण बल होता है। उसकी वजह से ये बहुत मजबूत होते हैं, और ये इतना मजबूत आकर्षण बल होता है कि इनको अलग करना पड़े तो आसानी से अलग नहीं होते। अगर इनके चोट करेंगे तो ये टूट जाएंगे, लेकिन अलग नहीं होंगे। इतना गहरा इनके बीच में रिश्ता पड़ जाता है, इतना गहरा मजबूत बंध बन जाते हैं, ठीक है। तो ये टूट जाते हैं लेकिन अलग नहीं होते आसानी से। दूसरा इनका गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि यह मजबूत होते हैं। मजबूत आसानी से न तो गलते हैं और न ही वाष्पन में बदलते हैं, ठीक है। तो यह गलनांक और क्वथनांक जो है इनका, यह बहुत ऊंचा होता है। क्यों? इनकी मध्य मजबूत आकर्षण बल के कारण आसानी से यह विलय नहीं होते, गलते नहीं है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं घुलनशीलता की। तो ये जल में तो घुलनशील हो जाते हैं, लेकिन केरोसिन है, पेट्रोल है, इनमें यह आसानी से घुलते नहीं है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है वह जो गुणधर्म है ये विद्युत की चालकता। अब विद्युत कैसे चालन होगा? विद्युत का चालन होगा आयनों के माध्यम से, ठीक है। तो आयनों के माध्यम से चालन कैसे होगा? आयन एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तब इनके बीच में चालन होगा। विद्युत आयनों के माध्यम से चलती है। विद्युत कैसे बनती है? आयनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इलेक्ट्रॉन का गमन के, इलेक्ट्रॉन के गमन से ही करंट बनता है। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें गमन करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, उसमें विद्युत का चालन होगा। और जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो द्रव अवस्था में पानी क्या इधर उधर होता रहता है, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं, तो इसमें क्या होती है, विद्युत सुचालक होता है। लेकिन ठोस अवस्था में यह एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाते, इसीलिए इसमें कुचालक होता है। तो ये तो हो गए अपने भौतिक आयनों के गुणधर्म। थोड़े बात करते हैं जो धातु है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनकी प्राप्ति कहाँ से भी कैसे मिले हमें, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, फिर बाकी के गुणधर्म हम अगली क्लास में उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब धातु की प्राप्ति के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं धातुओं की प्राप्ति के बारे में। धातु कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, किस प्रकार उनको शुद्ध किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ज़्यादातर धातुएं आपको पता है खनिज के रूप में निकलती है। और खनिज कहाँ से निकलते हैं? खनिज पृथ्वी की भूपर्पटी से निकाले जाते हैं। कहाँ से निकाले जाते हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी से। यह मुख्यतः ज़्यादातर जो है यह पृथ्वी की भूपर्पटी, जो ऊपरली परत होती है, पृथ्वी की परत जो होती हैं उसके ऊपर जो परत होती है उसमें से इसको प्राप्त किया जाता है। इसलिए यह मुख्यतः पृथ्वी की भूपर्पटी में पाई जाती हैं। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर भूपर्पटी, जो ये खनिज प्राप्त किए जाते हैं, जो ये हम प्राप्त करते हैं खनिज, ठीक है। तो यह अलग अलग रूपों में होते हैं। अब अलग अलग रूप, उनको अलग अलग नाम भी दिया है। तो पहला रूप, जो पहला इसको खनिज नाम दिया है, क्या नाम दिया जाता है? खनिज। इन धातुओं को खनिज नाम देते हैं। और खनिज किसे कहते हैं? धातुओं के किस रूप को खनिज कहते हैं तो हम पढ़ेंगे। पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को, जो भी पृथ्वी की परपटी पर जितने भी पाए जाते हैं तत्व, जो धातु पाए जाते हैं, जिस रूप में उसमें कई सारे अशुद्धियाँ होती है, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, तो जिस रूप में वो मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब उसके बाद एक और नाम इसमें आया, क्या नाम आया? कुछ स्थानों पर खनिजों में विशेष धातु की अधिकता होती है। जैसे कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जो खनन करते हैं उसमें जो धातु है उसकी क्या होती है? मात्रा अधिक होती है। खनिज में तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है कि धातु की मात्रा अधिक हो, बराबर भी हो सकती है। आधी इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धियाँ भी होती है, आधी धातुएँ भी होती है। तो लेकिन कुछ स्थानों पर विशेष धातु की जो धातु है मुख्य, उसकी उसमें क्या होती है? अधिकता होती है। और उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क के नाम से जाना जाता है। ऐसा पदार्थ जिसमें धातु की क्या होती है? अधिकता होती है, और जो अशुद्धियाँ वो कम स्तर पर पाई जाती हैं, तो उन्हें अयस्क के नाम से जाना जाता है। अब ये जो धातुएं हैं, कुछ धातुएं क्या होती हैं? आपने देखा होगा, अभिक्रियाशीलता की बात करते हैं, सक्रियता की बात करते हैं। तो कुछ धातुएं क्या होती है? ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, और कुछ धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं, और कुछ ऐसी धातुएं जो
लगभग अभिक्रिया करती ही नहीं है, बिल्कुल नगण्य अभिक्रियाशील होती हैं। ठीक है, तो उनकी अगर बात करें तो कम अभिक्रियाशील जो धातु हैं वो किसी से अभिक्रिया करती नहीं है, तो वो भूपर्पट्टी में स्वतंत्र रूप से मतलब शुद्ध रूप से, ज़्यादातर शुद्ध रूप से पाई जाती है। उसमें मतलब इम्प्योरिटी, अशुद्धियाँ बिल्कुल कम होती है, क्योंकि यह अभिक्रिया करती नहीं है तो अशुद्धियाँ उसके पास आती ही नहीं है। तो उनमें मुख्यतः कौन कौन सी है, यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोना है, चांदी है, यह कम अभिक्रियाशील है तो यह स्वतंत्र अवस्था में हमें मिल जाती है, मतलब इसमें अशुद्धियाँ बिल्कुल कम होती हैं। ठीक है, प्लेटिनम में कॉपर है, मतलब तांबा हो रहा है, कॉपर को तांबा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। अब मध्यम वर्ग जो मतलब थोड़ी बहुत अभिक्रियाएँ करती हो, तो वो जो अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं वो भूपर्पट्टी में ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड मतलब वह ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देती है, ऑक्साइड बनाती है। दूसरा सल्फाइड, सल्फाइड सल्फर से क्रिया करके जो सल्फाइड के रूप में बन जाती है। कार्बोनेट, अब कार्बन से क्रिया करके, कार्बन और ऑक्सीजन से क्रिया करके यह कार्बोनेट के रूप में भी सम्मिलित हो जाती हैं, जैसे सोडियम था। ठीक है, तो सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब इसके रूप में भी यह मिल सकता है, तो धातुएं। ठीक है, तो हालांकि ये इस रूप में नहीं होता क्योंकि यह सोडियम जो है बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो जो मध्यम वर्ग में है वो अभिक्रियाशील ऑक्साइड का सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में हमें मिल जाते हैं। ठीक है, इनको निष्कासन कैसे करते हैं, इनका निष्कर्षण कैसे करते हैं, इनको प्राप्त कैसे करते हैं, शुद्ध कैसे करते हैं, वो हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको भी बोरिंग लगने लगेगा। अब क्लास पूरी हमने अच्छी तरह से पढ़ी, अब क्लास में हमें कितना समझ में आया इसका दोहरान करने के लिए 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन की बात होती है, तो आपको क्या बताना है कि कैल्शियम और क्लोरीन, ठीक है, एक धनावेशित है एक ऋणावेशित है, ये दोनों मिलकर जो यौगिक बनाएंगे, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक। उस यौगिक को लिखना है, उस यौगिक को लिखना है कि ये दोनों मिलकर यौगिक जो बनाएंगे वो किस प्रकार बनेगा, कैसा यौगिक बनेगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है या लेन देन हो रहा है, ये भी साथ में बताएगा। और परमाणु विन्यास ये भी आपको निकालना है, इसके द्वारा ही आप बता पाओगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, पहली बात ये बतानी है। दूसरा, इस यौगिक का नाम लिखना है कि इससे यौगिक बनेगा वो कैसा बनेगा, उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, जो पोटेशियम है के, इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम कहते हैं जिसको, ठीक है, यह आपस में संबंध बनाने के लिए इसके पास बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्ष में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनको यह त्याग करेगा या ग्रहण करेगा। और दूसरी इसकी संयोजकता, संयोजकता मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं या कितने इलेक्ट्रॉन इसको क्या करने हैं, त्यागने हैं, ये आप करके बताओगे। और कैसे करके बताओगे, परमाणु विन्यास के द्वारा ही संभव है। तो पहले इसका परमाणु विन्यास निकालना, इसका पहले परमाणु क्रमांक, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर परमाणु विन्यास, फिर बताना है कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब उनका त्याग हो रहा है, इसमें उनकी संयोजकता कितनी है, मतलब उसको भरने के लिए इनको त्यागना पड़ रहा है या और भी ग्रहण करने पड़ रहे हैं। तो ये संयोजकता और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों क्वेश्चन आप पोटेशियम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, परमाणु विन्यास के द्वारा निकालेंगे। तो इन दोनों को आप बता पाओगे आसानी से, क्योंकि मैंने पूरा विस्तार से फिर बता दिया है, स्पेशल क्लास में बताया, फिर भी समझ नहीं आया तो स्पेशल क्लास को फिर देख लेना। ठीक है, अब ये सारा हो गया। अब मैंने जितने भी पॉइंट लिखवाए हैं इनको क्या करना, जहाँ पर मैं खड़ा नहीं हूँ वहाँ पर जाकर इसको क्या करना है, PDF लिख लेना साथ साथ में, और कॉपी में लिखते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना बार बार, और इनको कॉपी में लिखते जाना, ताकि क्योंकि सारे के सारे पॉइंट वाइज मैंने बना रखे हैं। ठीक है, तो ये आप लिख भी सकते हो। तो आज की क्लास हम यहाँ समापन करते हैं, अगली क्लास का इंतजार करिए, क्योंकि उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ सीखने को मिलेगी। क्या, धातु जो प्राप्त होती है उनको साफ कैसे करते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें, और उनको और किस नाम से जाने जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें समझने के लिए मिलेगी। तो पूरी क्लास को पूरे मन से देखना और अगली क्लास का इंतजार भी करना है, और ये भी साथ में रिवाइज करते रहना, क्योंकि उसमें अगली क्लास में मैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछूंगा, तभी वो क्लास अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, इंतजार करिए अपनी अगली क्लास का। धन्यवाद।